पिछले अध्याय में हमने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा की थी। आज हम इनके दूसरे प्रमुख सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। मार्क्स का द्वितीय महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सहायता से अपने समाजवाद को एक वैज्ञानिक निश्चयात्मकता प्रदान करने की और उसका प्रयोग ऐतिहासिक तथा सामाजिक विकास की व्याख्या करने में किया। इतिहास के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की संज्ञा दी। इस सिद्धांत के नामांकन पर विचार करते हुए प्रोफेसर वेपर कहते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने जो कुछ कहा उसके लिए नाम भ्रमपूर्ण है। इस सिद्धांत को भौतिकवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि भौतिक शब्द का अर्थ अवचेतन पदार्थ होता है, जबकि इस सिद्धांत में मार्क्स अचेतन पदार्थ की कोई बात नहीं करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कहा है कि यह परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। अतः मार्क्स के सिद्धांत का नाम इतिहास की आर्थिक व्याख्या होना चाहिए। वस्तुतः इतिहास की आर्थिक व्याख्या नामांकरण ही अधिक उपयुक्त है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार भौतिक वस्तुएं जो इतिहास के विकास में निर्णायक तत्व हैं वे वास्तव में उत्पादन शक्तियाँ हैं। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का मुख्य तत्व है आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, अर्थात मनुष्य जो कुछ करता है उसका निर्माण आर्थिक या भौतिक कार्यों द्वारा होता है। मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है। उत्पादन की शक्तियों में तीन चीज़ें सम्मिलित हैं। पहला है प्राकृतिक साधन अर्थात भूमि, जलवायु, भूमि की उर्वरा शक्ति, खनिज पदार्थ, जल, विद्युत शक्ति आदि। दूसरा है मशीन, यंत्र एवं अतीत से विरासत में मिली हुई उत्पादन कला। और तीसरा है इसमें युग विशेष में मनुष्य के मानसिक तथा नैतिक गुण। सभ्यता के विकास के साथ मानव बुद्धि से उत्पन्न मशीन, यंत्र और उत्पादन कला मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में अधिकाधिक भाग लेते हैं। इन्हें भौतिक वस्तुओं के नाम से संबोधित करना और यह कहना कि ऐतिहासिक प्रवाह की स्थिति में मनुष्य का कोई भाग नहीं होता है, भाषा का अनुचित प्रयोग है। संभवतः मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या नाम इसलिए दिया होगा क्योंकि वह ऐतिहासिक विकास की अपनी धारणा को हीगेलियन धारणा से अधिकाधिक भिन्न रखना चाहता था। हीगेलियन व्याख्या आदर्शवादी थी, जबकि मार्क्स अपनी व्याख्या को भौतिकवादी सिद्ध करना चाहता था। इसी कारण जबकि मार्क्स अपने सिद्धांत को इस द्वैतवादी ड्वेलिस्टिक आधार पर अवलंबित करना चाहता था कि ऐतिहासिक विकास मानव बुद्धि और भौतिक पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है। सिद्धांत की व्याख्या। पूंजीवाद समाज कैसे संगठित हुआ, इसका स्पष्टीकरण मार्क्स ने इतिहास में खोजा। इसलिए उसने इस सिद्धांत को इतिहास की भौतिकवादी धारणा या व्याख्या नाम दिया, जिसके अनुसार समस्त ऐतिहासिक घटनाओं की जीवन की भौतिक अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। मार्क्स कहते हैं कि वैध संबंधों और साथ ही राज्यों के रूपों को न स्वतः उनके द्वारा समझा जा सकता है और न ही मानव मस्तिष्क की सामान्य प्रगति द्वारा उनकी व्याख्या ही की जा सकती है, बल्कि वह तो जीवन की भौतिक अवस्थाओं के मूल में स्थिर होती है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधियों के समान स्वरूप का निश्चय करती है। मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व का निश्चय नहीं करती, प्रत्युत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निश्चय करता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाएं, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसके व्यापार उद्योग, कला, दर्शन और रीतियाँ, आचरण, परंपराएं, नियम, धर्म और नैतिकता मार्क्स के अनुसार जीवन की भौतिक अवस्थाओं द्वारा प्रभावी रूप से ग्रहण करती है। जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उसका आशय वातावरण, उत्पादन, वितरण और विनिमय से, और उसमें भी उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियाँ जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण अर्थात उत्पादन तथा वितरण के तरीकों में परिवर्तन के कारण होती है। सत्य तथा न्याय के अमूर्त विचार या भगवान की इच्छा के कारण नहीं। उनके कारण उनके युग की आर्थिक व्यवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, उनके दर्शन में नहीं। मार्क्स अपने सिद्धांत को विशेषतः दो क्रांतियों पर लागू करता है, एक तो भूतकाल की और दूसरी भविष्य की। भूतकाल की क्रांति सामंतवादियों के विरुद्ध बुर्जुआ वर्ग की थी,
मार्क्स के अनुसार ये फ्रांस की क्रांति में दृष्टिगोचर होती है। मार्क्स ने जिस भावी क्रांति की भविष्यवाणी की है वह बुर्जुआ के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की होगी। यह क्रांति समाजवादी कॉमनवेल्थ, सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ की स्थापना करेगी। मार्क्स के अनुसार जिन शास्त्रों से बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद को धराशायी किया था वही अब बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध प्रयुक्त होने लग गए थे। सबसे पहला इसमें भोजन की आवश्यकता। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद का आरंभ इस सामान्य तथ्य से करता है कि मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त करना चाहिए और इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत कुछ इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार उन वस्तुओं का उत्पादन करे जिन्हें वह प्रकृति से चाहता है। इस तरह समस्त मानव क्रियाकलापों की आधारशिला उत्पादन प्रणाली ही है। मनुष्य का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रकृति से अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर पाने में कहाँ तक सफल होता है। दूसरा है उत्पादन की शक्तियाँ। वे भौतिक वस्तुएं जिन्हें मार्क्स ऐतिहासिक विकास के लिए निर्णायक मानता है उत्पादन की शक्तियाँ हैं। मार्क्स के अनुसार मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली ये शक्तियाँ आर्थिक हैं, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक नहीं। किसी युग की वैधानिक और राजनीतिक संस्थाएं तथा संस्कृति उत्पादन के साधनों की उत्पत्ति होती है। मार्क्स कहते हैं कि जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक या बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया की स्थिति निर्धारण करती है। मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती बल्कि उसकी सामाजिक चेतना को निर्धारित करती है। मार्क्स के अनुसार यह विश्वास भ्रामक है। शाश्वत सत्य, न्याय, प्रेम, मानवता, दानशीलता आदि अमूर्त धारणाएं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व है। सत्यता तो केवल यह है कि उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को स्वरूप प्रदान करती हैं और उत्पादन के संबंधों पर सामाजिक संस्थाओं तथा दर्शन का ढांचा खड़ा होता है। आर्थिक कारणों में सामाजिक परिवर्तन का चालक सिद्धांत बतलाते हुए मार्क्स उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में विभेद करता है। उत्पादन की शक्तियों में प्राकृतिक साधन, मशीन तथा औजार, उत्पादन कला और मनुष्य की मानसिक तथा नैतिक आदतें शामिल होती हैं, जिन्हें आधुनिक भाषा में यांत्रिक या वैधानिक ज्ञान कहा जाता है। इन उत्पादन की शक्तियों के आधार पर सामाजिक और राजनीतिक ढांचा खड़ा किया जाता है। दूसरा इसमें परिवर्तनशील उत्पादन शक्तियों का सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। मार्क्स के शब्दों में जीवन के भौतिक साधनों की उत्पादन पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण क्रिया निर्धारित करती है। निरंतर परिवर्तित होते रहने वाली उत्पादन और उत्पादन शक्तियाँ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करती हैं। यही कारण है कि हस्तचालित यंत्रों के युग में हमें सामंतवादी समाज दिखाई देता है और वाष्प चलित यंत्रों के युग में औद्योगिक पूंजीवादी समाज की स्थापना होती है। मार्क्स का विश्वास है कि उत्पादन व उत्पादक शक्तियों का विकास समानांतर चलता है और कृत्रिम साधनों द्वारा इस विकास को रोकने का प्रयत्न करने पर स्वाभाविक रूप से संकट उत्पन्न हो जाने का भय रहता है। इस प्रकार का संकट पूंजीवाद से उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्पादन जब लोगों की क्रय शक्ति से अधिक हो जाता है तो लाभ की कोई आशा न रहने के कारण पूंजीपति माल को नष्ट कर देते हैं और मजदूरों को पैसा देकर पुनः तैयार करवाते हैं तथा उसे काफ़ी अधिक दामों पर बेचते हैं। मार्क्स की मान्यता है कि ऐसा संकट समाजवादी व्यवस्था में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस व्यवस्था में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। उत्पादन व उत्पादन शक्ति के विकास की द्वंद्वादी भावना। मार्क्स कहता है कि उत्पादन और उत्पादन शक्ति के विकास का एक निश्चित नियम है जिसकी प्राप्ति द्वंद्ववाद से हो सकती है। उत्पादन की अवस्थाओं में परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था नहीं आ जाती। द्वंद्ववाद के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इतिहास के विकास की दशा निश्चयात्मक रूप से समाजवाद की ओर उन्मुख है। एक आदर्शवादी सिद्धांत है जो मानव की उत्तरोत्तर प्रगति में विश्वास रखता है, जिसमें अंतिम रूप से मानव की विजय होती है। आर्थिक व्यवस्था और धर्म। मार्क्स के अनुसार धर्म दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र है और यह अफीम के नशे के समान है। इसका अभिप्राय ऐसे समाज में जहां मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती
और सर्वत्र असंतोष व्याप्त रहता है, वह धर्म ही अंतिम आश्रय होता है। धर्म के नशे में वे अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और सुखी संसार की कल्पना करने लगते हैं। मार्क्स धर्म का पूर्णतः खंडन करते हुए केवल उत्पादन पर ही अत्यधिक बल देता है। इतिहास की अनिवार्यता में विश्वास। हीगल और मार्क्स दोनों ही इतिहास की अनिवार्यता में विश्वास रखते हैं। दोनों की ही मान्यता है कि इतिहास का निर्माण मनुष्यों के प्रयत्नों में सर्वथा स्वतंत्र रूप से होता है। इतिहास के प्रवाह को मानव प्रयत्नों द्वारा नहीं रोका जा सकता। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन की शक्तियों के अनुकूल जिस प्रकार के उत्पादन संबंधों की आवश्यकता होगी वे अवश्य ही पैदा होंगे। मनुष्य के वश में केवल इतना ही है कि वह उनके आने में कुछ विलंब कर दे या अपने प्रयत्नों से उन्हें कुछ शीघ्र ले आए। नेक्स्ट है इतिहास का काल विभाजन। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार इतिहास की प्राय प्रत्येक अवस्था वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स उत्पादनात्मक संबंधों अथवा आर्थिक दशाओं के आधार पर इतिहास को निम्नलिखित 5 युगों में विभाजित करता है। सबसे पहला है आदिम साम्यवाद का युग या प्राचीन साम्यवाद। दूसरा है दास युग, स्लेव सोसाइटी। तीसरा है सामंतवादी, फ्यूडल सोसाइटी। चौथा है पूंजीवादी युग या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। और पांचवा है समाजवादी युग या सोशलिस्ट सोसाइटी। आदिम युग को मार्क्स आदिम साम्यवाद की संज्ञा देता है, जिसमें मनुष्य कंद मूल, फल या शिकार आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करता था। मनुष्य तब कृषि, पशुपालन आदि से परिचित नहीं था। समाज में वर्ग चेतना नहीं थी। दूसरे शब्दों में आदिम समाज वर्ग संघर्ष से रहित था, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन करता था और स्वयं उपभोग करता था। दूसरा, दास युग में कृषि के अनेक अनुसंधान हुए और कृषि यंत्रों का विकास होने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति विकसित होने लगी। कृषि भूमि के स्वामित्व की समस्या से सामंती वर्ग का जन्म हुआ। इस तरह अब समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग जो भूमि और संपत्ति का स्वामी था और दूसरा जिसे उसने अपना दास बना लिया था। दास वर्ग के श्रम द्वारा जो उत्पादन होता था उसका उपभोग शक्तिशाली वर्ग करने लगा। इस तरह समाज में स्पष्टतः धनी निर्धन का, शोषक और शोषित का, अधिकार युक्त और अधिकार विहीन का वर्ग भेद सामने आया। वर्गों के अस्तित्व में आते ही उनमें आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। संघर्ष के फलस्वरूप एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के सामंतवादी युग का जन्म हुआ। अब राजाओं के हाथ में शासन आ गया। उन्होंने अपने अधीनस्थ सामंतों को भूमि प्रदान की। बदले में सामंत राजा को आर्थिक व सैनिक सहायता देने लगे। छोटे छोटे किसान सामंतों से भूमि लेकर खेती करते थे और बदले में उनको लगान देते थे। सामंत वर्ग स्वयं भी कृषकों से अपनी भूमि पर काम लेता था और बदले में उन्हें कुछ वेतन दे देता था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामंतों के हाथ में था, लेकिन उत्पादन क्रिया में दासों पर उनका पहले जैसा आधिपत्य नहीं रहा। वे उन्हें खरीद या बेच सकते थे, किंतु उनका वध नहीं कर सकते थे। सामंती युग में समाज में शीर्ष पर राजा का स्थान था। उसके नीचे घटते हुए क्रम में सामंत होते थे और सबसे नीचे किसान होते थे, जिन्हें सर्फ कहा जाता था, जिनकी दशा दासों से कोई विशेष अच्छी नहीं थी। इस अवस्था में भी सामंत और कृषक ये 2 वर्ग थे और दोनों का संघर्ष स्वाभाविक था। आगे देखते हैं। सामंतवाद के भग्नावशेषों पर ही पूंजीवाद का विकास हुआ। यह औद्योगिक युग था। हस्तचलित यंत्रों के स्थान पर वाष्पचलित यंत्रों के निर्माण के साथ ही बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ और उत्पादन अनेक गुना बढ़ गया। विशालकाय यंत्रों की प्रतिस्पर्धा में न टिक पाने के कारण लघु उद्योग नष्ट हो गए और उद्योग धंधे धीरे धीरे उन व्यक्तियों के नियंत्रण में आने लगे जिनके पास यंत्र खरीदने के लिए पूंजी थी। इस प्रकार उत्पादन के साधन पूंजीपति वर्ग के हाथों में चले गए और समाज 2 वर्गों में विभक्त हो गया। पहला, संपत्तिशाली व्यक्तियों का पूंजीपति वर्ग और दूसरा संपत्तिहीन श्रमजीवियों का श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी वर्ग ने श्रमिकों की अवस्था का अनुचित लाभ उठाया और उनका भरपूर शोषण किया, जिसके फलस्वरूप पूंजीपति दिन प्रतिदिन अधिक संपत्तिशाली बनते गए और श्रमिक दिन प्रतिदिन निर्धन होते गए। पूंजीवादियों द्वारा श्रमिक वर्ग का यह शोषण ही एक नवीन क्रांति का आह्वान करता है। मार्क्स का विश्वास है कि पूंजीपतियों के अत्यधिक शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न होगी
और तब दोनों वर्गों के बीच संघर्ष एक ऐसी क्रांति को जन्म देगा जिसमें पूंजीपति वर्ग की निश्चित रूप से हार होगी और श्रमिक वर्ग को निश्चय विजय प्राप्त होगी। इस संघर्ष में पूंजी वर्ग वाद और संगठित श्रमजीवी वर्ग प्रतिवाद, इनके संश्लेषण से एक वर्ग विहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी अस्तित्व में आएगा। किंतु इस आदर्श स्थिति के आगमन से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसमें श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, स्थापित होगा। उत्पादन के समस्त साधनों का समाजीकरण कर दिया जाएगा। श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व और निरंकुश शासन तब तक स्थापित रहेगा जब तक छिपे हुए पूंजीपति तत्वों का पूर्ण विनाश नहीं हो जाएगा। इस विनाश के बाद श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व समाप्त हो जाएगा और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। इस आदर्श समाज में राज्य का लोप हो जाएगा क्योंकि वर्ग संघर्ष के मिटने के साथ ही राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस राज्यविहीन और वर्गविहीन, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के इस काल विभाजन के मूल में मार्क्स की यह धारणा निहित है कि जब तक पूर्ण उत्पादन की स्थिति नहीं आती, सभी समाज बदलते रहेंगे। प्रत्येक स्थिति पूर्णता के लिए एक कदम है। प्रत्येक समाज को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण या तो वे समस्याएं सुलझ जाती हैं अथवा वे समाज हारकर घुटने टेक देते हैं। प्रत्येक स्थिति वर्गहीन समाज के लिए एक आदर्श कदम है। मानव इतिहास की कुंजी वर्ग संघर्ष। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास के काल विभाजन से ही यह स्पष्ट है कि समाज का इतिहास वर्ग युद्ध का इतिहास है। यद्यपि वर्ग युद्ध का यह विचार मौलिक नहीं है, तथापि कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग युद्ध अथवा वर्ग संघर्ष के विचार को तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया है। हर युग में दो परस्पर विरोधी वर्ग विद्यमान रहे हैं और उनके पारस्परिक संघर्ष से ही उस युग के इतिहास का निर्माण हुआ है। इतिहास के एक प्रेरक तत्व के कारण ही समाज में परिवर्तन और विकास होता है। सबसे अंत में पूंजीपति और निम्न मजदूर वर्ग में संघर्ष उत्पन्न होता है। पूंजीवाद पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत होता है तथा संगठित श्रम उत्तर पक्ष का रूप धारण करता है। इन दोनों के मध्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक वर्गविहीन समाज के रूप में एक समन्वय अथवा एक नई रचना होती है। आइए अब हम देखते हैं कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचनाएं क्या की जाती हैं। सबसे पहला यह कहना अतिशयोक्ति है कि परिवर्तन केवल आर्थिक तथ्यों के कारण ही होते हैं और कानून, सदाचार, धर्म आदि जो समाज के सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी संस्थाओं का निर्माण करते हैं, समाज के आधारभूत आर्थिक ढांचे के ही परिणाम। मानव कार्य इतने सरल नहीं है कि उनके क्रियान्वयन में कोई एक ही प्रयोजन हो। उन पर मनुष्य से अच्छे बुरे विचारों, मनोविकारों तथा सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे राजनीतिक जीवन की बड़ी घटनाएं भौतिक अवस्थाओं तथा मानवीय मनोभावों के घात प्रतिघात द्वारा निर्धारित होती है। राजप्रसादों में होने वाले षड्यंत्र, प्रपंच, व्यक्तिगत राग द्वेष तथा धार्मिक विद्वेष ने अतीत के इतिहास में महान परिवर्तन किए हैं। मानव इतिहास में ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जिनकी कोई आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती। इतिहास की भौतिक धारणा बुद्ध, लूथर, टॉल्स्टॉय, ईसा या मोहम्मद की व्याख्या नहीं कर सकती। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के साथ साथ इतिहास की अन्य व्याख्याएं भी हैं। नीति संबंधी, राजनीतिक, भाषा विज्ञान, धार्मिक, वैज्ञानिक, कानून संबंधी, सौंदर्य संबंधी आदि। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर इस आपत्ति के उत्तर में मार्क्सवादी यही कह सकते हैं कि सिद्धांत के वास्तव में इतना एकांगी नहीं है जितना इसे बतलाया गया। दूसरा, मार्क्स का यह कथन कि उत्पादन शक्तियों से उत्पादन संबंध निर्धारित होते हैं सही नहीं है। आज इस वैज्ञानिक युग में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में लगभग एक समान उत्पादन यंत्र और प्राविधिक आधार होने पर भी उत्पादन के संबंधों में काफ़ी अंतर रहा है। अमेरिका में जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे पूंजीपतियों के हाथ में हैं, वहीं सोवियत संघ में इन पर राज्य का स्वामित्व था। तीसरा, मार्क्स का यह कहना भी सत्य नहीं कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वही राजनीतिक शक्ति का उपभोग करता है। शक्ति प्राप्त करने का साधन केवल आर्थिक नहीं होता। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मणों और मध्यकालीन यूरोप में पोप ने अर्थेतर कार्यों के कारण शक्ति प्राप्त की थी, जो वर्तमान युग में अधिनायकवाद की स्थापना मुख्यतः सैन्य शक्ति द्वारा होती है। बुद्धिमत्ता, साहस,
छल छदम आदि तत्व भी सत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मार्क्स ने यूरोप के लगभग 2000 वर्षों के इतिहास को ही अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया था। संभवतः भारत, चीन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं पर उसकी दृष्टि नहीं की। पांचवें, मार्क्स द्वारा इतिहास का मुख्य 4 युगों अर्थात आदि युग, दास युग, सामंत युग और पूंजीवादी युग में विभाजन त्रुटिपूर्ण है। अपने ऐतिहासिक विकास की व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए उसने शताब्दियों के इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया और उसके द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है। छठा, मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में धर्म को बड़ा निम्न स्तर प्रदान किया। मार्क्स ने धर्म को नशा और झूठी सांत्वना माना और इस प्रकार धर्म के प्रति अविश्वास व अज्ञान प्रकट किया। मार्क्स की ऐतिहासिक व्याख्या से अपने विचारों की पुष्टि का इतिहास है। जिस प्रकार हीगल ने ऐतिहासिक विकास की मानसिक पूर्णता अपने ही समय की जर्मन परिस्थितियों में सीमित कर देने के लिए प्रकृति को बाध्य किया, उसी प्रकार मार्क्स ने भी अपने समय की परिस्थितियों में जर्मनी में ही प्रकृति के भौतिक विकास की पूर्णता देखने के लिए प्राकृतिक शक्तियों को बाध्य करने की चेष्टा की। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत में अंतर्विरोध भी है। एक स्थान पर वह कहता है कि इतिहास का क्रम एक आंतरिक आवश्यकता के कारण स्वतः ही निश्चित होता है और अपने प्रयत्नों से मनुष्य उसे प्रभावित नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर यह भी कहता है कि श्रमिक क्रांति से ही समाजवाद की स्थापना संभव है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में मार्क्स का यह कथन कि ऐतिहासिक विकास के पूंजीवादी युग में बुर्जुआ और श्रमिक वर्ग के बीच कटुता में निरंतर वृद्धि होगी और पूंजीवादी अधिक धनी और श्रमिक अधिक निर्धन होते जाएंगे, वर्तमान तथ्यों की कसौटी पर यह सही नहीं उतरता। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य कटुता में वृद्धि नहीं हुई और श्रमिक वर्ग निर्धन होने की अपेक्षा अधिक धन कमाने लगा। स्पष्ट रूप से मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद पर्याप्त त्रुटिपूर्ण है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारकों पर बल देकर समाजशास्त्र की महान सेवा की है। इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियाँ एकमात्र कारण चाहे न रही हों, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास को बदलने में आर्थिक शक्तियों का योग सर्वाधिक रहा है। थैंक यू।